अगले चैप्टर की ओर चलते हैं बच्चे। जो हमारा अगला चैप्टर वो क्या है, वो है चक्रवात, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं साइक्लोन। क्लियर है बच्चे? एक बात याद रखिएगा कि जो चक्रवात है ये दो शब्दों के मेल से बना है। क्लियर है? कौन से दो शब्द हैं आप क्लियर कीजिए। पहला है चक्र और दूसरा क्या है, वात। ठीक है, तो बच्चे चक्र का मतलब क्या होता है, गोल गोल घूमना। देखो एकदम आसान भाषा में सीखिए, चक्र का मतलब क्या होता है, गोल गोल घूमना। ठीक है, लेकिन वात का मतलब क्या होता है बच्चे, हवा। वात का मतलब क्या होता है, हवा। यानी गोल गोल कौन घूम रही है, हवा घूम रही है। अच्छा, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था बच्चे कि जिस हवा में गति हो आप उसे ही क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। तो क्या मैं कहूं कि पवन का गोल गोल घूमना? यहाँ सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि चक्रवात दो शब्दों के मेल से बना है। एक का नाम है चक्र, चक्र का मतलब होता है गोल गोल घूमना, और दूसरे का नाम क्या है, वात। वात का मतलब क्या होता है, हवा। यार हवा यानी बच्चे हवा की जगह हमने क्या यूज किया, पवन, क्योंकि जिसमें गति होगी उसे पवन कहते हैं। तो क्या ये कहा जाए कि पवन का गोल गोल घूमना? यहाँ से ही बच्चे देखिए, पवन का गोल गोल घूमना। तो एक बात है तुरंत याद रखिएगा सभी बच्चे एक लाइन में कि पवन की चक्रीय गति, याद रखिएगा, गोल गोल घूमना मतलब चक्कर लगाना, चक्कर लगाना मतलब चक्रीय गति। तो पवन की चक्रीय गति को चक्रवात कहते हैं। देखिए बच्चे कितना इजी है, पवन की चक्रीय गति को चक्रवात कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी लोग याद रखेंगे पहली लाइन कि पवन की जो चक्रीय गति है उसी को हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए, अच्छा बच्चे एक बात कॉमन सेंस से सोचिए। कॉमन सेंस ये है कि मैंने आपसे क्या कहा कि पवन की चक्रीय गति को चक्रवात कहते हैं। इसका मतलब है बच्चे कोई चीज चक्कर लगा रहा है, पर चक्कर कौन लगा रहा है, हम क्या बोलेंगे, चक्कर हवा लगा रही है बच्चे, यानी पवन लगा रही है। तो आप जरा कॉमन सेंस सोचिए कि अगर कोई चीज, किसी भी चीज का चक्कर अगर लगा रही है तो चक्कर लगता कैसे है, बाहर से भीतर की तरफ या भीतर से बाहर की तरफ। अगर हम इस चीज को सोचे तब हमें यह लगता है कि चक्कर हमेशा बाहर से भीतर की तरफ लगती हुई होती है। समझ में आया बच्चे? तो यहाँ चक्कर किसे लगाना है, पवन को। तो पवन किधर घूम रही है, बाहर से भीतर की तरफ, बाहर से भीतर की तरफ। अच्छा बच्चे जरा एक बात क्लियर करो कि पवन जो है वो बाहर से भीतर की तरफ चक्कर लगा रहा है, स्पष्ट है? लेकिन जरा आप एक बात बताओ, अगर कोई बाहर से भीतर चक्कर लगाए तो चक्कर तो ऐसे गोल होती है, तो गोल चीज को तो हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। और अंदर को फिर क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे। तो क्या मैं कहूं कि पवन जो है वो परिधि से केंद्र की ओर चल रही है? समझने की बात है बच्चे। चलिए देखो, अब आगे देखो कि पवन की चक्रीय गति को चक्रवात कहते हैं, स्पष्ट है? अच्छा, तो पवन जो है बाहर से भीतर की ओर चल रही है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो बच्चे बताइए कि लो प्रेशर भीतर हुआ या बाहर? तो क्या कहेंगे, भीतर, तभी तो पवन चलेगी। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि चक्रवात के केंद्र में, चक्रवात के केंद्र में, स्पष्ट है बच्चे, चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब की दशा होती है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब की दशा होती है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो चक्रवात के केंद्र में किसकी दशा है, निम्न दाब की। लेकिन क्या मैं कहूं कि अगर दाब निम्न होगा इसका मतलब है तापमान उच्च होगा। मैंने सिखाया था ना बच्चे कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तभी प्रेशर लो होगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब की दशा है, और वो दशा इसलिए है क्योंकि चक्रवात के केंद्र में तापमान ऊंचा है। जब तक तापमान ऊंचा नहीं होगा तब तक निम्न दाब तो बन ही नहीं सकता। तो सभी बच्चे इतना याद रखिएगा कि चक्रवात के केंद्र में क्या होती है, निम्न दाब की दशा होती है, और वो निम्न दाब की दशा इसलिए है क्योंकि तापमान क्या है, केंद्र में ऊंचा है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब बच्चे याद रखिए कि चक्रवात के केंद्र के कुछ नाम हैं, हमें इस नाम को भी याद रखना है, और ये जनरली आपसे यूपीएससी में पूछे जाते रहे हैं। तो याद रखिए सभी बच्चे, पहले हम चक्रवात के केंद्र का नाम जानेंगे। क्या कीजिएगा कि चक्रवात के केंद्र को,
स्पष्ट है। देखते हैं बच्चे क्या क्या नाम है। चक्रवात के केंद्र को निम्न दाब देखिए बच्चे, एक तो मैंने लिख ही दिया था, ठीक है, या अवदाब या ट्रफ या गर्त या चक्षु या चक्रवात की आंख कहते हैं, या चक्रवात की आंख कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो चक्रवात का केंद्र है उसी केंद्र को हम निम्न दाब भी कहते हैं, अवदाब भी कहते हैं, ट्रफ भी कहते हैं, गर्त भी कहते हैं, चक्षु। बच्चे चक्षु आंख का पर्यायवाची शब्द है, चक्षु भी कहते हैं और चक्षु के बाद हम चक्रवात की आंख भी कहते हैं। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि चक्रवात के केंद्र को निम्न दाब, अवदाब, ट्रफ, गर्त, चक्षु या चक्रवात की आंख कहते हैं। यहाँ पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए बच्चे, केंद्र में तो लो प्रेशर है, अब मुझे बताइए हाई प्रेशर कहाँ है। तो हाई प्रेशर बाहर की ओर है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, अगर चक्कर लगेगी तो फिर बाहर को परिधि कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहेंगे। विज्ञान यही तो कहता है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि परिधि की तरफ उच्च दाब की दशा होती है, परिधि की तरफ उच्च दाब की दशा होती है। और बच्चे उच्च दाब की दशा इसलिए है क्योंकि तापमान क्या है, बाहर कम है। क्योंकि जब तक तापमान बाहर कम नहीं होगा बच्चे, तब तक प्रेशर हाई नहीं होगा। तो यहाँ सभी बच्चे याद रखिएगा कि परिधि की तरफ क्या दशा है, उच्च दाब की दशा होती है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे, इस बात को नहीं भूलना है। इसलिए उच्च दाब की दशा है क्योंकि परिधि में तापमान क्या है, कम है। स्पष्ट है। अच्छा बच्चे, मैंने आपको समदाब रेखा भी पढ़ाया था। देखिए समदाब रेखा का मान किधर ज्यादा होगा, परिधि में या केंद्र में, ऐसे सोचिए। तो याद रखिए जिधर हवा ज्यादा होगा समदाब रेखा का मान उधर ही ज्यादा होगा। तो सभी लोग याद रखेंगे कि परिधि की तरफ समदाब रेखा का मान भी ज्यादा होता है। परिधि की तरफ समदाब रेखा का मान भी ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे हवा ज्यादा है, तो जहां हवा ज्यादा होगी वहां समदाब रेखा का मान भी ज्यादा होगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि परिधि की तरफ जो है समदाब रेखा का मान भी ज्यादा होता है। और किधर कम होता है, तो याद रखना है बच्चे कि आंख की तरफ घटता जाता है। आंख मतलब केंद्र, तो आंख की तरफ क्या होता है बच्चे, घटता जाता है। पूरी बात समझ में आ गई। यानी समदाब रेखा का मान परिधि में ज्यादा है, लेकिन हम आंख की तरफ आते हैं बच्चे, तो आंख की तरफ क्या हो जाता है, घटता जाता है। और न्यूनतम कहाँ हो जाता है बच्चे, आंख में। और इस बात को भी याद रखिएगा कि न्यूनतम मान चक्षु में हो जाता है और समदाब रेखा का मान सबसे कम कहाँ हो जाता है बच्चे, तो हम क्या कहेंगे कि जो न्यूनतम मान है वो कहाँ हो जाता है, चक्षु में हो जाता है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। न्यूनतम मान कहाँ हो जाता है बच्चे, आंख में हो जाता है, चक्षु में हो जाता है। थैंक यू क्लास। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चे, मैं पिछली क्लास में याद दिला दूं कि मैं आपको चक्रवात पढ़ा रहा था और मैंने आपको चक्रवात की कुछ बेसिक बातें यहाँ बताई थी। क्लियर है? तो मैं जरा आपको रिपीट कर दूं कि आपने ये देखा था बच्चे कि परिधि की तरफ समदाब रेखा का मान भी क्या था, ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे हम आंख की तरफ या केंद्र की तरफ आ रहे थे, देख रहे हैं, घटता जाता है। और सबसे कम मान कहाँ होता है, चक्षु में, यानी उसके आंख में। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और फिर बाकी सभी चीजों को बखूबी सीखते हैं। याद रखिए बहुत इजी है, बस जैसा बोला हूँ उससे समझते चलिए। और फिर मैं ग्राफिंग करूंगा, तो ग्राफिंग देखेंगे तो आपको अपने आप सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। यहाँ समझ में आया? ओके चलिए। तो बच्चे अब मुझे ये बताइए कि पवन का प्रवाह किधर से किधर होगा,
तो आप कहेंगे बाहर से भीतर की तरफ। तो याद रखिए बच्चे, बाहर से भीतर ये हमारे बोलचाल की भाषा है। हम कहेंगे परिधि से केंद्र, यानी आंख की तरफ। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि पवन का प्रवाह, पवन का प्रवाह परिधि, ठीक है, परिधि, या हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं उच्चता, ठीक, या हम ये भी कह सकते हैं बच्चे बाहर, ओके, या हम ये भी कह सकते हैं अधिक समदाब रेखा। देखिए आपके सिर्फ शब्द बदल रहे हैं, मतलब वही है बच्चे, ठीक है, अधिक समदाब रेखा, ब्रैकेट बंद। तो याद रखिए पवन का प्रवाह परिधि से, और परिधि को ही क्या क्या कह सकते हैं, उच्चदाब, बाहर या अधिक समदाब रेखा, क्लियर है, से, परिधि से केंद्र की तरफ, यानी कि चक्षु की तरफ, चक्षु की तरफ शुरू हो जाती है। चक्षु की तरफ क्या हो जाती है बच्चे, शुरू हो जाती है। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखेंगे आपको कि जो पवन का प्रवाह है, अगर हमने पवन के प्रवाह की बात की तो किधर से किधर शुरू हो गई, परिधि से चक्षु की ओर, ठीक है, आंख की तरफ क्या हो गई बच्चे, शुरू हो गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि पवन कभी भी सीधी नहीं बहती। मैंने आपको बच्चे वायुदाब वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि पवन जो है वो कभी भी सीधी नहीं बहती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में घूर्णन है, क्योंकि पृथ्वी में घूर्णन है। तो क्या ये कहा जाए कि पवन का के प्रवाह पर पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव यहाँ भी पड़ेगा? निश्चित। सभी बच्चे याद रखिएगा कि घूर्णन का प्रभाव यहाँ पर भी पड़ेगा। तो याद रखिए जब परिधि से केंद्र की तरफ हवा शुरू हो जाती है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, क्लियर है बच्चे, यहाँ याद रखेंगे पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन प्रवाह तिरछी हो जाती है। क्लियर है बच्चे? घूर्णन के कारण पवन प्रवाह क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है। पूरी बात समझ में आ गई? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि चक्रवात में अगर पूछा जाए कि बताओ पवन की प्रवाह तिरछी क्यों होती है, आप कहेंगे पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन की प्रवाह क्या हो जाती है, तिरछी होती है। अब जरा सोचिए बच्चे, बाहर की तरफ, यानी जितने भी बाहर की तरफ हैं, हर तरफ से हवा केंद्र की ओर आ रही है, तो हर तरफ की हवा तिरछी होगी। तो जब सभी तरफ की हवा, यानी चारों तरफ की हवा तिरछी होगी, तो क्या वो चक्रीय रूप नहीं ले लेगी? निश्चित चक्रीय रूप लेगी। तो याद रखिएगा कि पवन प्रवाह तिरछी हो जाती है एवं चक्रीय रूप धारण कर लेती है, एवं चक्रीय रूप धारण कर लेती है। सभी बच्चे याद रखिएगा, चक्रीय रूप धारण कर लेती है एवं चक्रवात का जन्म होता है। समझ में आए बच्चे? चक्रीय रूप धारण कर लेती है एवं चक्रवात का जन्म होता है। तो बच्चे इस तरीके से चक्रवात बनती है। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना है कि घूर्णन के कारण तिरछी हो गई और चक्रीय रूप ले ली। जैसे चक्रीय रूप ले ली बच्चे, वैसे ही चक्रवात का क्या हो गया, जन्म हो गया। तो सभी बच्चे एक बात याद रखिएगा कि अगर प्रश्न आएगा कि चक्रवात बनने का मुख्य कारण क्या है, तो आप कहेंगे पृथ्वी का घूर्णन। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि चक्रवात बनने का मुख्य कारण क्या है, तो आप क्या कहेंगे, पृथ्वी का घूर्णन। अगर पृथ्वी का घूर्णन नहीं होता तो पवन कभी भी तिरछी नहीं होती। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन तिरछी हुई और तिरछी होकर चक्रीय रूप ले ली, तभी चक्रवात का जन्म हुआ। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आप बच्चों को याद रखना है। पहला पॉइंट ये है, आंख बनने का कारण क्या था, चक्षु। तो आप कहेंगे ऊंचा तापमान, क्योंकि जब तक तापमान ऊंचा नहीं होगा तब तक लो प्रेशर नहीं बनेगा, और लो प्रेशर का नाम आंख था। तो याद रखेंगे आंख बनने का कारण तापमान। लेकिन अगर वो पूछेंगे चक्रवात बनने का कारण, तो आप क्या कहेंगे, घूर्णन। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि चक्रवात बनने का एकमात्र कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन। अगर घूर्णन नहीं होता तो हवा कभी भी तिरछी नहीं होती। यहाँ सभी बच्चों ने लिख लिया। चलिए बच्चे, अब मैं आपको ग्राफिंग पर सिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से चक्रवात का जन्म होता है, और बस ग्राफिंग देखने के बाद बच्चे मुझे नहीं लगता कि अब आपको इनके भी रिवीजन की कोई जरूरत पड़ेगी। आप बखूबी सारी चीजों को अपने आप सीखते चले जाएंगे। क्लियर है? आइए अब इस ग्राफिंग में सीखिए बच्चे। मैं स्टेप बाय स्टेप ग्राफिंग बनाऊंगा, आप लोग देखिए और सीखना शुरू कीजिए। क्लियर है? अच्छा,
तो बच्चे देखिए पहले ग्राफिंग में मान लीजिए ये धरती पर कोई जगह थी, स्पष्ट है। अचानक किसी वजह से इस जगह का टेम्परेचर हाई हो गया। देख रहे हैं बच्चे, टेम्परेचर हाई हो गया, तो टेम्परेचर हाई होने से यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठी। तो बच्चे जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो हमने इसे एक नाम दिया, और वो नाम दिया चक्रवातीय दशा। क्या नाम दिया? चक्रवातीय दशा। और सभी बच्चे इस बात को याद रखिएगा कि मैंने बहुत पहले आपको उठती हवा का नाम चक्रवातीय दशा भी बताया था। क्लियर है? तो आपने देखा कि अचानक किसी जगह का तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने से उस जगह की हवाएं क्या है? गर्म होकर ऊपर उठी, और उठती हवा को ही क्या मैंने कहा था? चक्रवातीय दशा। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए बच्चे ग्राफ नंबर 2 में, ठीक है, अब जरा सोचिए, इस जगह का टेम्परेचर हाई हुआ, हवा जब ऊपर उठ गई तो प्रेशर क्या हुआ बच्चे? लो हो गया। ठीक है, अब मैप नंबर 3 में देखिए, अब इस जगह को ही हमने क्या नाम दे दिया? लो प्रेशर। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? क्यों? क्योंकि ग्राफ 1 में जमीन गर्म हुई, हवा ऊपर उठी। हम 2 में देख रहे हैं कि तापमान बढ़ने से प्रेशर गिरा, और 3 में अब हम देख रहे हैं कि उसी जगह का क्या नाम हो गया? लो प्रेशर। चलिए बच्चे, हमें लो प्रेशर मिल गया। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्या किया कि लो प्रेशर यहाँ पर रख दिया। तो बच्चे यहाँ लो प्रेशर इसलिए बना क्योंकि यहाँ तापमान बढ़ा था, लेकिन इसके बाहर की तरफ अगर मैं देख रहा हूँ तो हर तरफ क्या था? तापमान कम था बच्चे। ये देखिए, हर तरफ क्या था? इसके बाहर तापमान कम था। ठीक है, अब जरा तापमान कम होने के कारण इसका मतलब है जमीनें ठंडी थी, तो जमीन ठंडी थी तो सबके कांटेक्ट में जब हवा आई तो हवा ठंडी होकर नीचे बैठ गई। तो ये देखिए बच्चे, जैसे हवा नीचे बैठ गई तो यहाँ पर प्रेशर क्या होने लगा? हाई होने लगा। तो हमने देखा कि हर तरफ प्रेशर क्या है? हाई है। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, यहाँ तक समझ में आया बच्चे? ठीक, चलिए अब फिर इस ग्राफ को हम अगले ग्राफ में लेकर आते हैं। तो आपने देखा बच्चे कि यहाँ पर क्या है? एलपी, और चारों तरफ क्या बन गया बच्चे? एचपी, क्योंकि प्रेशर जब गिरेगा बच्चे बढ़ेगा तो हम हाई प्रेशर ही तो कहते हैं। तो हमने देखा कि अब इसके चारों तरफ क्या बन गया? हाई प्रेशर। ये देखते बच्चे, ये है क्या है? चारों तरफ हाई प्रेशर। यहाँ भी देखिए, चारों तरफ क्या बन गया? हाई प्रेशर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब जरा देखिए, यहाँ पर एक बात क्लियर कीजिएगा कि मैं देख रहा हूं कि इसके चारों तरफ क्या बना है? हाई प्रेशर बना है। तो मैंने क्या कहा था बच्चे कि एक जैसे वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा कहलाती है। यही तो कहा था। तो आप जरा देखिए कि एक जैसी वायु दाब कहाँ है? तो हम देख रहे हैं बाहर की तरफ, यहाँ भी हाई प्रेशर, यहाँ भी हाई प्रेशर, यहाँ भी हाई प्रेशर, यहाँ भी हाई प्रेशर। तो जब चारों तरफ समान दाब है तो क्या इसको मिलाकर समदाब रेखा नहीं खींच सकते? निश्चित खींच सकते हैं। ये देखिए बच्चे, अब मैंने इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे मिलाकर एक समदाब रेखा खींच लिया। तो याद रखिए बच्चे, ये जो आपने समदाब रेखा खींचा है, क्या ये परिधि नहीं हुई? देख रहे बच्चे? तो सभी लोग याद रखिएगा कि ये जो समदाब रेखा है यही क्या बन गई? परिधि बन गई। पूरी बात समझ में आ गई? तो हमने देखिए बच्चे समदाब रेखा भी देख लिया, और परिधि ही क्या थी? वो समदाब रेखा थी। स्पष्ट है? अच्छा, फिर मैंने क्या कहा था कि परिधि की तरफ समदाब रेखा का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। तो मान लीजिए कि बच्चे इस समदाब रेखा का मान 1000 MB है, क्योंकि हवा को किसमें मापा जाता है? MB में। तो मैं जैसे जैसे केंद्र की तरफ आ रहा हूं, ये देखिए बच्चे, हम जैसे जैसे केंद्र की तरफ आ रहे हैं समदाब रेखा का मान क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। ये देखिए बच्चे, 950 MB, 900 MB, 850 MB, देख रहे हैं? और मिनिमम कहाँ हो जाएगा? केंद्र में। तो देखिए समदाब रेखा का मान भी केंद्र की ओर क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई बच्चे आपको? ओके, अच्छा, अब चलिए हम अपना फाइनल ग्राफ बनाते हैं। क्लियर है? अब देखिए फाइनल ग्राफ में क्या हुआ बच्चे? यहाँ पर क्या था? लो प्रेशर। स्पष्ट है? यहाँ पर देखिए क्या है बच्चे? हाई प्रेशर। यहाँ भी देखिए क्या है? हाई प्रेशर। इस तरफ भी क्या है? हाई प्रेशर। और नीचे इस तरफ भी क्या है? हाई प्रेशर। देख रहे हैं? यानी चारों तरफ वही हाई प्रेशर है जो मैंने आपको उस समय बताया था। अच्छा, अब इनको मिलाकर मैं यही समदाब रेखा खींच रहा हूँ। यहाँ देखिए बच्चे, इसी नक्शे को मैं यहाँ पर ले आ रहा हूँ। यह हमारा फाइनल नक्शा हो गया। देख रहे हैं?
बन गया ये सब बच्चे हमारा हाई प्रेशर। ठीक, अब देखिए इसी नक्शे को मैं यहां जोड़ रहा हूं, ऐसे ही बनाया था मैंने। ओके, और बच्चे ये 1000, 950, 900, 850 MB इसमें भी है, यही चीज आपको इसमें भी जोड़ना है। ठीक है, यहां भी है। अब देखो बच्चे, पवन को किधर से किधर चलना है, ध्यान से देखिए, बाहर से भीतर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, परिधि से आंख की ओर, अधिक समदाब रेखा से कम समदाब रेखा की ओर। देख रहे हैं भाई सारी बातें। तो पवन को तो ऐसे चलना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या कहा था बच्चे कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन जो है क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है, यही बताया था। तो देखिए जब यहां से पवन चली तो पवन क्या हो गई, तिरछी, एक तरफ की या चारों तरफ की, तो हम क्या कहेंगे, चारों तरफ की। ये देखिए बच्चे, चारों तरफ की पवन तिरछी हो गई, और जैसे चारों तरफ की पवन तिरछी हुई तो क्या मैं कहूं कि चक्रवात का जन्म हो गया, और यही बच्चे क्या है, हमारा चक्रवात है। तो देखिए किस तरीके से चक्रवात का जन्म हुआ, पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाएं तिरछी हुई, और तिरछी होते ही क्या हो गया, चक्रवात का जन्म हो गया। तो देखिए बच्चे ये कितना सहज है कि हमने इस ग्राफिंग से खुद ब खुद चक्रवात के जन्म को भी बखूबी सीख लिया और समझ लिया। अब देखिए ये बात मैं यहां भी लिख देता हूं, देख रहे हैं 1000 MB की हवा, 950 MB की हवा, 900 MB की हवा, फिर 850 MB की हवा, और इस तरीके से बच्चे पूरा का पूरा चक्रवात का जन्म हो गया। तो याद रखिए कभी कभी कमीशन क्या करती है बच्चे, ये फोटो देकर के भी आपसे पूछ लेती है कि बताओ ये किसका जन्म है। तो अगर कमीशन इस तरह पूछती है बच्चे कि बताओ ये किसका जन्म है, तो आप सीधे क्या कहेंगे, ये चक्रवात का जन्म है। ठीक है, देख रहे हैं बाहर हाई प्रेशर, अंदर लो प्रेशर है बच्चे, यही LP है, लो प्रेशर। तो बाहर हाई प्रेशर, अंदर लो प्रेशर, और देखिए कैसे बाहर से हवा अंदर की ओर आ रही है, घूर्णन के कारण हवा तिरछी भी हो गई, अधिक समदाब से कम समदाब की ओर है। तो इस तरीके से बच्चे हमने बखूबी चक्रवात को सीख लिया। पूरी बात समझ में आ गई। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको कहा था कि ग्राफिंग करके हम अपने आप सारी चीजों को सीख लेंगे, तो यहाँ पर बच्चे हमने चक्रवात के जन्म को भी सीख लिया। पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए तो सभी बच्चे इस ग्राफ को एकदम बखूबी बना लेंगे, और याद रखिएगा इस ग्राफ को देखते ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं बार बार बोलता हूं बच्चे, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं कोई डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाता जहां सब कुछ पहले से हो। आपके लिए खुद में पूरी मेहनत की जाएगी इस चैनल पर, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करें। और आप बच्चे भी प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी बच्चों को मैं ओरिजिनलिटी से बखूबी पढ़ा सकूं। पूरी बात समझ में आ चुकी है। ओके, चलिए मैं मिटा रहा हूं इसे। अब बच्चे यहाँ पर हमने चक्रवात के जन्म को सीख लिया। अब बच्चे यहीं पर एक सवाल आता है। ठीक है, देखिए मैं इस नक्शे को मिटा नहीं रहा हूं, इस नक्शे को मैंने आपकी तरफ के पास छोड़ दिया है, और अब मैं यहां से फिर एक क्वेश्चन निकालता हूं बच्चे, जो आपसे यूपीएससी में असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में भी आया हुआ है। तो चलिए उस प्रश्न को हम डील करते हैं। क्लियर है ना। अब सभी बच्चे याद रखिएगा, अगला पॉइंट है, एक चक्रवात में पवन की दिशा, एक चक्रवात में पवन की दिशा होती है। देखिए ये एक प्रश्न है बच्चे कि एक चक्रवात में पवन की दिशा होती है, तो आपको ये बताना है कि चक्रवात में जो पवन की दिशा है वो दरअसल क्या है। ठीक है, तो बच्चे एक बात याद रखिएगा कि हमें चक्रवात को दो गोलार्धों में लेकर चलना है। पहला उत्तरी गोलार्ध, पहला क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा है बच्चे दक्षिणी गोलार्ध। आपसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा क्या है, तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को उत्तरी गोलार्ध भी जानना है, और उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ दक्षिणी गोलार्ध भी जानना है। पूरी बात समझ में आ गई। चलिए तो बच्चे अब हमें एक चक्रवात में पवन की दिशा निकालनी है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि मैंने आपको सिखाया था कि जिधर से पवन चलेगी वही उसकी दिशा होगी। देखिए बच्चे मैंने यही तो सिखाया था कि जिधर से पवन चलेगी वही उसकी क्या होगी, दिशा होगी। पर आप ये सोचिए कि इसमें हम आंसर कैसे निकालेंगे, क्योंकि पवन तो हर तरफ से चल रही है, तो दिशा कैसे होगा। तो बच्चे मैंने देखिए केंद्र में अपनी घड़ी को रख दी। यहाँ सभी लोग देखिए, मेरी घड़ी की सुई उधर जा रही है बच्चे,
पर इस ग्राफ में हवा इधर आ रही है, इसका मतलब है अगर इधर आती तो क्लॉकवाइज, लेकिन इसके उल्टे चल रही है बेटा हवा, तो क्या मैं कहूं ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो सभी लोग याद रखिएगा, तो उत्तरी गोलार्ध में हम कहते हैं घड़ी के सुई के विपरीत, घड़ी के सुई के विपरीत चलती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। याद रखिएगा बच्चे, यानी के एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? लेकिन अगर दक्षिणी गोलार्ध में कहा जाए तो फिर हम ठीक इसका उल्टा बोलेंगे बच्चे, घड़ी के सुई के अनुसार चलेगी, ठीक उल्टा हो जाएगा, और जिसे हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे ये भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चक्रवात में पवन की दिशा क्या होती है, तो एक एंटी क्लॉकवाइज होती है बच्चे, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाती है, क्लॉकवाइज होती है। तो देखिए हमने उस ग्राफ से इस आंसर को भी निकाल लिया। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, चलिए मैं निकालता हूं, इससे अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां सही बच्चे क्या कीजिए, अक्षांश एवं उत्पत्ति के आधार पर, अक्षांश एवं उत्पत्ति के आधार पर चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। चक्रवात का वर्गीकरण, ठीक है बच्चे, चक्रवात का वर्गीकरण। पूरी बात समझ में आ गई? याद रखिएगा कि हम चक्रवात का वर्गीकरण किसके आधार पर कर रहे हैं, अक्षांश और उत्पत्ति के आधार पर ही चक्रवात का वर्गीकरण। तो बच्चे एक बात याद रखिएगा कि चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो हमें याद रखना है कि अक्षांश एवं उत्पत्ति के आधार पर चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। स्पष्ट है? देखिए पहला क्या होता है बच्चे, जो पहला चक्रवात है हम उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशीय चक्रवात, और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या कहते हैं बच्चे? ट्रॉपिकल साइक्लोन। और दूसरा है बच्चे शीतोष्ण कटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय चक्रवात, ठीक है, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन। पूरी बात समझ में आ गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूलेंगे नहीं। चक्रवात दो प्रकार के हैं, उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय चक्रवात। इंग्लिश में ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन। पूरी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा बच्चे कि चक्रवात दो प्रकार के हैं और हमें दोनों को अलग अलग पढ़ना है, इंटरमिक्स नहीं करना। ये हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं बच्चे, टीचर्स, इवन टीचर्स भी गलती कर देते हैं कि दोनों को मिक्स करके एक में पढ़ाते हैं। ये गलत है बच्चे, हमें दोनों को अलग अलग पढ़ना है। पूरी बात समझ में आ चुकी है? चलिए तो हमारा जो पहला हेडिंग होगा, याद रखिएगा बच्चे, हमने सबसे पहले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कंप्लीट करना है। यहां देखिए बच्चे, हमारा पहला हेडिंग क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। हम दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे ताकि हमें कोई परेशानी नहीं हो। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, स्पष्ट है? अच्छा, अब बच्चे सबसे पहले याद रखिए उष्ण शब्द का मतलब क्या होता है। मैंने कहा था ना कि उष्ण शब्द का मतलब क्या होता है, गर्म। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसा चक्रवात है, गर्म चक्रवात है। क्या मैं बच्चे गर्म को तापमान से शो करूं, निश्चित कर सकता हूं? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है दरअसल वो गर्म चक्रवात है, और गर्म का मतलब है तापमान। तो बच्चे मुझे ये बताइए आंख बनने का कारण क्या था, मैंने क्या समझाया था?
आंख बनने का कारण भी तो तापमान ही था बच्चे। क्या मैं तापमान को गर्मी नहीं कहूं? और उष्ण का मतलब ही गर्म है। इसका मतलब है, क्या मतलब हुआ बच्चे? इसका मतलब ये हुआ कि उष्ण का मतलब ही गर्म और आंख बनने का कारण भी गर्म था। यानी जो मैंने अभी आपको चक्रवात की भूमिका सिखाई, चक्रवात का परिचय सिखाया, वो अपने आप आकर यहाँ पर चिपक गया। तो याद रखना है बच्चे कि अभी जो मैंने आपको चक्रवात का परिचय दिया वो यहाँ पर लाकर आपको पेस्ट कर देना है। समझ में आया? यानी जो चक्रवात का परिचय था वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का ही क्या निकला? परिचय निकला, क्योंकि आंख बनने का कारण भी तापमान और गर्मी थी और इस चक्रवात का मतलब ही क्या है? गर्मी। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा बच्चे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का परिचय वही है जो अभी मैंने आपको सिखाया है। अब चलिए इसके सारे बेसिक पॉइंट्स को कवर करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सवाल आपसे जो है पूछे जाते हैं। चलिए बच्चे अब इसके उत्पत्ति की बात करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा इसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय भागों में, इसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय भागों में, क्लियर है बच्चे? दो या निम्न अक्षांशों में। समझते चलिए, बहुत इजी है। दोनों उष्णकटिबंधीय भागों में या निम्न अक्षांशों में। देख रहे हैं बच्चे, इसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय भागों में या निम्न अक्षांशों में, दोनों गोलार्धों में, यानी मैं दोनों गोलार्ध पढ़ा रहा हूं आपको, क्लियर है? दोनों गोलार्धों में 8 डिग्री लैटीट्यूड से 20 डिग्री लैटीट्यूड के मध्य। देख रहे हैं बच्चे, इस अक्षांश के बीच 8 डिग्री अक्षांश से लेकर 20 डिग्री अक्षांश के मध्य ग्रीष्म ऋतु में, यानी गर्मी की ऋतु में, जब तापमान हो बच्चे ग्रीष्म ऋतु में गर्म सागरों के ऊपर होती है। पूरी बात समझ में आ गई? इस लाइन को सभी बच्चे याद रखिए, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन आपके डील हो जाएंगे सारे पॉइंट से। याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति हमेशा उष्णकटिबंधीय भागों में होगी या निम्न अक्षांशों में होगी। क्लियर है बच्चे? दोनों गोलार्धों में होगी। 8 डिग्री से 20 डिग्री, आप रट जाओ, 8 से 20 मैंने कहा है, न तो 8 के नीचे और न तो 20 के ऊपर। सभी बच्चे याद रखिएगा, न तो 8 डिग्री से नीचे होगी और न 20 डिग्री के ऊपर होगी। तो 8 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य ग्रीष्म ऋतु में, यानी वो गर्मी की ऋतु होगी। बच्चे याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में, समर सीजन में, गर्मी की ऋतु में और गर्म सागर के ऊपर होती है। मैंने जमीन नहीं कहा है बच्चे, सागर कहा है। तो सभी लोग याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति पहले तो सागर के ऊपर होगी, वो भी कैसा? गर्म सागर। किस ऋतु में होगी? ग्रीष्म ऋतु में। 8 डिग्री अक्षांश से 20 डिग्री अक्षांश के बीच होगी, दोनों गोलार्धों में होगी और उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों में होगी। लेकिन बच्चे एक सवाल है, सभी लोग देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो उष्णकटिबंध है वो 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटीट्यूड के बीच है। ये मैंने आपको बताया था बच्चे कि उष्णकटिबंध जो है वो कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 23.5 डिग्री के बीच है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, अक्षांश में मैं क्या कह रहा हूँ? 8 से 20, ना तो 8 के नीचे ना तो 20 के ऊपर, यानी 0 डिग्री उष्णकटिबंध में आता है, फिर भी 0 डिग्री पर यह चक्रवात नहीं बनता। और 0 डिग्री क्या है बच्चे? विषुवत रेखा। तो टीचर आपको ये कह देंगे कि देखो उष्णकटिबंध में चक्रवात बनेगी, लेकिन बच्चे आप कहना कि सर उष्णकटिबंध में तो 0 से 23.5 आता है, पर चक्रवात हमेशा 8 से 20 के बीच बनता है। इसलिए आप सिर्फ उष्णकटिबंध नहीं, उष्णकटिबंध में भी 8 से 20 कहें। समझ में आया बच्चे? लेकिन बस प्रॉब्लम फिर ये है, तो आखिर 0 डिग्री पर यानी विषुवत रेखा पर चक्रवात का जन्म क्यों नहीं होता? देखिए बच्चे क्वेश्चन ये है, तो सभी लोग याद रखिएगा कि विषुवत रेखा पर चक्रवात का जन्म नहीं होता। विषुवत रेखा पर चक्रवात का जन्म नहीं होता है।
अभी क्वेश्चन ये आ गया कि भाई ऐसा क्या हुआ कि विषुवत रेखा पर चक्रवात का जन्म ही नहीं हो रहा है। देखने बच्चे क्वेश्चन फंस गया। तो याद रखिएगा कि ये चक्रवात उष्णकटिबंध में बनेगा तो जरूर, पर उष्णकटिबंध 0 से 23.5 के बीच है, इसको उतना नहीं चाहिए, इसको इसके अंदर 8 से 20 ही चाहिए। न तो ये 8 के नीचे बनेगा और न 20 के ऊपर। तो अब 8 के नीचे यानी जो 0 डिग्री पर सूरज की रोशनी सीधी है, यहाँ तो सालों भर तापमान बच्चे ज्यादा होता है और चक्रवात को बनने के लिए गर्मी ही तो चाहिए। तो जब यहाँ तापमान सालों भर ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, तो आखिर विषुवत रेखा पर चक्रवात क्यों नहीं बनती। चलिए बच्चे तुरंत इसको इस ग्राफ से सीखते हैं। यहाँ सभी बच्चे देखिए, ये बना दिया मैंने 0 डिग्री, स्पष्ट है, और ये क्या बना दिया 90 डिग्री। तो मैंने आपको कहा था ना बच्चे कि पृथ्वी का जो घूर्णन है वो विषुवत रेखा पर सबसे कम है, ठीक है। अच्छा, और फिर मैंने आपको ये बताया था कि पृथ्वी का घूर्णन ध्रुवों पर सबसे ज्यादा है। तो जरा सोचिए कि अगर विषुवत रेखा पर घूर्णन सबसे कम है बच्चे, न्यूनतम है, देखिए मैं लिख भी देता हूं, फिर भी मैंने एरो बनाया है, न्यूनतम है, और यहाँ पर क्या है ध्रुवों पर अधिकतम है। तो जब विषुवत रेखा पर घूर्णन ही न्यूनतम है बच्चे, तो क्या हवा तिरछी हो पाएगी? नहीं। और जब हवा ही तिरछी नहीं हुई तो क्या कभी चक्रवात का जन्म होगा? नहीं होगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि विषुवत रेखा पर चक्रवात का जन्म नहीं होता है, क्योंकि यहाँ घूर्णन जो है न्यूनतम है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? क्योंकि यहाँ घूर्णन का अभाव है, यानी घूर्णन क्या है बच्चे? न्यूनतम है। और जब घूर्णन ही न्यूनतम होगी तो फिर हवा कैसे तिरछी होगी? और अगर हवा तिरछी नहीं होगी बच्चे तो कभी भी चक्रवात का जन्म नहीं होगा। और वैसे भी बच्चे मैंने आप सबों को सिखाया भी था कि अगर आपसे पूछा जाए कि आंख बनने का क्या कारण है तो आप बोलना तापमान, और चक्रवात बनने का क्या कारण है तो बोलना घूर्णन। तो मान लीजिए अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता कि बताओ विषुवत रेखा पर चक्रवात क्यों नहीं बनता, और आपको कुछ नहीं भी आता बच्चे, तो तुरंत आप सोचना कि सर ने कहा है आंख बनने का कारण तापमान और चक्रवात बनने का कारण घूर्णन, तो कह रहा है कि विषुवत रेखा पर चक्रवात नहीं बनता, इसका मतलब है जरूर वहां घूर्णन नहीं होगा। आप तुरंत बच्चे ऑप्शन में देखना, अगर कहीं भी लिखे कि घूर्णन नहीं है बोल देना दिस इज द आंसर। तो बच्चे याद रखिएगा कि विषुवत रेखा पर चक्रवात का जन्म नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ घूर्णन बल का क्या है बच्चे? अभाव है, यहाँ घूर्णन कम है। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए अब फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखिए एक एक बखूबी इसके सारे पॉइंट्स निकालते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा बच्चे, इसका एक और नाम है, जरा जान ले कि इसका जो है वो दूसरा नाम क्या है। स्पष्ट है? चलिए यहाँ सभी बच्चे केयर कीजिएगा, इसे पूर्वा चक्रवात, इसे पूर्वा चक्रवात भी कहते हैं, इसे पूर्वा चक्रवात भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा बच्चे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को पूर्वा चक्रवात क्यों कहते हैं? क्या बच्चे? पूर्वा चक्रवात क्यों कहते हैं? तो देखिए मैंने आपको सिखाया था ना बच्चे कि जिधर से पवन चलेगी वही उसकी दिशा होती है। तो अगर पूर्वा लग गया इसका मतलब ये किधर से चल रही है? पूरब से। और किस ओर? पश्चिम की ओर। तो सभी लोग याद रखिएगा क्योंकि यह पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, क्योंकि यह पूरब से पश्चिम की ओर चलती है। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा कि इसे पूर्वा चक्रवात हम क्यों कहते हैं, तो सीधे कहिएगा बच्चे, इसलिए पूर्वा कहते हैं क्योंकि यह पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? पूर्वा चक्रवात कहा गया। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है बच्चे, तो याद रखिएगा यही है पूर्वा चक्रवात। थैंक यू क्लास।